हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टा आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस के लिए सजेशंस भी दे सकते हो। इसी के साथ अब मैं बढ़ता हूँ आज की अपनी पहली कहानी की तरफ, जो कि मैं बताई है हमारे एक सब्सक्राइबर अजीत ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम अजीत है और ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लगभग 4 या 5 साल पुरानी है। मैं दरअसल शहर में जॉब करता हूँ और उस टाइम पर मैं अपने गांव में अपने भाई की शादी के लिए गया हुआ था। दरअसल मैं उस जगह पर लगभग 1 हफ्ता पहले ही पहुँच गया था। हमारे गांव में मछली पकड़ने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है। इसके बारे में आपको बताने का भी एक कारण है जो आपको आगे पता चलेगा। तो दरअसल जब मैं अपने गांव में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मेरा भाई उस समय वहां पर नहीं था, बल्कि हमारे गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में एक रिश्तेदार के पास गया था और वहां पर कुछ ऐसा काम आ पड़ा था जिस कारण मुझे भी उनके पास जाना था और मुझे वहाँ पर लगभग 3 दिनों के लिए रुकना भी था। अब मैं उन रिश्तेदार के घर पहले कभी भी नहीं गया था और वहाँ पर जब मैं पहली बार गया तो मेरा इकलौता वहाँ पर जानने वाला मेरा वो भाई ही था। अब वहाँ पर आने के कुछ समय बाद मेरे भाई ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मछली पकड़ी जा सकती है और हम लोगों के पास थोड़ा फ्री टाइम भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ पर फिशिंग कर लें। अब हम मेरे भाई की बताई हुई जगह पर पहुँच गए। उस जगह के बारे में मेरे भाई ने बताया कि शायद उस जगह को पहले फ़िश फार्मिंग के लिए यूज़ करा जाता था। एक अजीब सी बात जो थी उस जगह के बारे में वो ये कि उस जगह के आसपास जो थोड़े बहुत घर थे, मतलब 3 या 4 ही होंगे, लेकिन वो सारे के सारे उस समय पर खाली थे। किस वजह से ये तो हमें नहीं पता था उस टाइम पर। अब हम उस जगह पर बैठकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन मछली पकड़ने का काम ही ऐसा है कि आपको उसमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। हम वहाँ पर दोपहर में पहुँचे थे और टाइम कब बीतता चला गया हम दोनों को पता ही नहीं चला और धीरे धीरे शाम होने को आई। मतलब उस टाइम पर 4 ही बजे होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बस वहाँ पर उस तालाब में देखते रहना चाहता था। मैं लगातार पानी में देख ही रहा था कि अब अचानक एकदम से मेरी नज़र पानी में एक परछाई के ऊपर गई और वो परछाई मुझे ऊपर की साइड उस तरफ दिख रही थी जहाँ पर एक मकान था। वही मकान जो कि एक सुनसान मकान था मेरे हिसाब से। अब जब से हम उस जगह पर पहुँचे थे मुझे एक बार भी एक भी इंसान नहीं दिखा था हम लोगों के अलावा, और ऐसे परछाई देखकर मैं थोड़ा चौंक गया और एकदम से पीछे को मुड़ा और मैंने अब ऊपर उसी जगह पर देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ देर बाद मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा दिया और फिर से फिशिंग पे ध्यान देने लगा। अब इसी बीच मेरे को उस जगह पर देखते हुए मेरे भाई ने भी देख लिया था, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे बताया तो उसने भी उधर देखा और फिर जब हमें कुछ नहीं दिखा तो वो दोबारा फिशिंग करने लगा। दरअसल उसने कुछ मछलियाँ पकड़ ली थी, इसी वजह से वो अब भी लगातार वही करना चाहता था। अब मैं भी ध्यान तो फिशिंग पर ही देना चाहता था, बट किसी वजह से मेरा ध्यान अब बट गया था और मुझे लग रहा था कि कोई हमें लगातार घूर रहा है या फिर किसी की नज़र हम पे लगातार बने हुए है। अब ना चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार पीछे मुड़कर उसी मकान की तरफ जा रही थी जिसकी परछाई मैं पानी में देख रहा था।
मैं अब थोड़ा आगे को जाकर उस मकान की तरफ देखने लगा तो मुझे लगा हो सकता है कि शायद यहाँ पर कोई रहता हो, लेकिन उसने शायद अंधेरा कर रखा हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं अभी अपने ही मन की उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि तभी मेरा भाई पीछे से जोर से खुशी के मारे उछला, क्योंकि उसने कुछ और मछलियाँ पकड़ ली थी। अब मैं जैसे ही पीछे को वापस से घूमा और उसके बाद पानी में देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने देखा जब उसने मछली पकड़ी तब उसके साथ में ही पानी में जो परछाई थी, उस परछाई में मैंने देखा कि वो जो पीछे मकान था, उस मकान के सहारे एक लड़की या पता नहीं औरत लटकी हुई थी, यानी कि उसकी लाश लटकी हुई थी। और पता नहीं अब ये पानी में हवा का कारण था या फिर कुछ और, पर वो लाश मुझे हिलती हुई नज़र आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और वापस एकदम से पीछे घूमा और उस तरफ देखने लगा, बट मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे चेहरे के रंग ही उड़ गए थे और मेरे भाई ने भी अभी भाप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे जैसे ही ये बात बताई, उसने मुझसे कहा अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने भी उसकी बात में हाँ मिलाया और उसके बाद हम दोनों अपनी बाइक पर बैठे और वहाँ से वापस घर की ओर जाने लगे। अब घर की ओर जाने वाले रास्ते में हमें उन्हीं घरों से एक बार फिर से गुजरना था जहाँ पर हमने वो देखा था। हम अब वहाँ से गुजरते हुए देख रहे थे और उस टाइम तक लगभग 6 बज गए थे, तो हल्का फुल्का अंधेरा होने लग गया था। सड़क पर रोशनी केवल हमारी बाइक की हेडलाइट की थी, तो जब हम उस घर के सामने वाले मोड़ से निकले तो हमारी गाड़ी की हेडलाइट उस घर के अंदर गई और हमने देखा वो घर तो रहने लायक बिल्कुल था ही नहीं। अंदर से भी पूरा सुनसान और एकदम खंडहर लग रहा था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब थी। अब हम तेज़ी से अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमने तुरंत तो ये बात किसी को भी नहीं बताई, पर उस रात खाना खाते वक्त हमने ये बात अपने वहीं वाले काका और काकी को बताई जो हमने वहाँ पर देखा। पहले तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा डांटा कि हम वहाँ पर बिना बताए क्यों गए, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की। और उसके बाद उन्होंने हमें उस जगह के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो जगह पिछले 15 सालों से सुनसान है और वो जो आसपास के वहाँ के घर हैं उनके भी सुनसान होने का एक बहुत ही दुखद कारण है। उन्होंने बताया दरअसल उस जगह पर पहले एक परिवार रहता था जो कि मछली पालन करता था उसी तालाब में। उन लोगों का घर उसी से आई हुई कमाई से चलता था। धीरे धीरे उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगा और इस बात से कुछ लोगों को जलन होने लगी, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, पानी में कुछ ऐसा मिलाया जिससे उनकी मछलियां मरने लगी। अब धीरे धीरे पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि पहले तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि उनकी मछलियां क्यों मर रही हैं, पर धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती गई और उन्हें कहीं से ये बात पता लग गई कि ये काम कौन कर रहा है, और जब उन्होंने उनको जाकर उनका सामना किया और उनसे बोला, यानी कि एक तरीके से लड़ाई ही करी, तब उनके लिए इसका अंजाम काफ़ी बुरा हुआ। दरअसल घर में जो आदमी था उसकी उन लोगों से बहुत लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नतीजा ये रहा कि उन लोगों ने उसे एक बड़े से पत्थर से उसके सर पर मार दिया, जिस कारण से वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो लोग तो वहाँ से भाग गए, लेकिन जब उसकी पत्नी जो घर पर इंतज़ार कर रही थी ने ये देखा कि वो अभी तक वापस नहीं आया है, तो वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर वो सर्दी के मारे और अपने सर पे लगी चोट के मारे पहले ही मर चुका था। उसे अस्पताल ले जाया गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी रो रो कर बावली सी हुई जा रही थी। उसको भी अपना कोई भी सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वो अपने घर वापस आई और अपने घर के आगे तालाब के सामने ही लटक कर सुसाइड कर ली। उस दिन के बाद से ही उस जगह पर अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। रात में वहाँ से गुजरने वालों को अजीब सी चीज़ें दिखती और कभी कभी रोने की आवाज़ें सुनाई देती। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया और उस जगह को धीरे धीरे सुनसान कर दिया गया। और एक टाइम ऐसा आया
जब वो जगह एकदम वीरान हो गई। जब मैंने ये सारी बात सुनी तब मैं और मेरा भाई पहले तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए, और उसके बाद हमें उन लोगों के लिए भी काफ़ी दुख हुआ जो कि उस जगह के बुरे हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद वापस अपने गांव आने से पहले ही हमने उन मछलियों को उसी तालाब में छोड़ दिया जहां से हमने उन्हें पकड़ा था, और अपने घर वापस चले गए। नित्या आज सुबह से ही घर के कामों में काफ़ी व्यस्त थी, और हो भी क्यों ना, आज उसकी सबसे प्यारी सखी पीहू अपने होने वाले हस्बैंड के साथ उसके घर जो आने वाली थी। नित्या ने अपने पति प्रमोद को भी सख्त हिदायत दे दी थी कि ऑफिस से जल्दी आए और आते समय पीहू की मनपसंद मिठाई भी लेता आए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। आते ही पीहू ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। और मेरी जान कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी मस्त हूँ। कितना समय हो गया ना हमें मिले हुए। हाँ, घर के और बुटीक के कामों में इतना उलझी रहती हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिल पाती। सच में काम में व्यस्त रहती है या भूल गई हमें? ऐसे कैसे भूल सकती हूँ तुझे? तू तो जान है पागल। अरे ये सब छोड़, बस हम दोनों बात करते रहेंगे या तो मिलवाएगी भी मुझे अपने होने वाले हबी से? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। पीहू ने अपने होने वाले पति से नित्या का परिचय करवाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, नित्या, इनसे मिलो, यही है वो महाशय जो हमें उम्र भर झेलने वाले हैं, आरुष। क्या? आरुष? आरुष का नाम सुनते ही नित्या कुछ पल के लिए अतीत के उन खौफनाक पलों में चली गई जब उसकी मुलाकात भी एक आरुष नाम के शख्स से हुई थी। अरे नित्या, कहाँ खो गई? पीहू उसे कोहनी मारते हुए बोली। नहीं, कहीं नहीं। तभी प्रमोद भी ऑफिस से आ गए। आइए जीजू, पधारिए। और क्या लाए मेरे लिए? ये लीजिए साली साहिबा, आपकी फेवरेट मिठाई। अरे वाह! जीजू मिठाई देखते ही मेरे पेट में भूख लगने लगी। यूं ही हंसी ठिठोली के साथ उनका वक्त बीत गया। पीहू और आरुष ने दोनों को अपनी शादी का आमंत्रण दिया और अपने घर की ओर अग्रसर हो गए। इनके जाते ही प्रमोद और नित्या ने पूरा घर व्यवस्थित किया, और फिर प्रमोद टीवी देखने लगा और नित्या भी उसी के बगल में सोफे पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आरुष। आरुष का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती थी। नित्या दोबारा खो गई थी उसकी ज़िंदगी के सबसे बेकार और डरावने लम्हों में। बात लगभग 2 साल पुरानी है। नित्या अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। उसके पापा को पैरालिसिस हुआ था। मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई नौकरी कर सके, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ उस पर ही थी। पापा की बीमारी की वजह से वो अपना कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाई। उसने आधे में ही पढ़ाई छोड़ दी और कॉल सेंटर में काम करने लगी। उनकी कॉलोनी से वो अकेली ही थी कॉल सेंटर में, इसीलिए उसे अकेले ही जाना होता था। रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था और थोड़ा सुनसान भी था। बमुश्किल 1 या 2 लोग ही नज़र आते थे उस रास्ते पर। खैर, उसे ऑटो वगैरह की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास अपनी स्कूटी थी। एक रोज़ की बात है, नित्या कॉल सेंटर जा रही थी। उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब था। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा और तेज़ हवाएं। कुछ स्ट्रीट लाइट की रोशनी और स्कूटी के हेडलाइट का सहारा था, पर उतना काफ़ी नहीं था। नित्या जैसे तैसे चली जा रही थी कि अचानक उसकी स्कूटी बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। वो धीरे धीरे पैदल ही स्कूटी लेकर आगे बढ़ने लगी। रात गहराती जा रही थी और हवाएं भी तेज़ हो रही थी। सुनसान सड़क पर वो अकेली, थोड़ी डरी सहमी सी बस चली जा रही थी अपने घर की ओर। अचानक कहीं से भेड़िए की आवाज़ आने लगी। पहले एक भेड़िया और फिर 2 भेड़िए और फिर कई भेड़ियों की आवाज़ उसे एक एक करके आने लगी। नित्या का डर बढ़ता जा रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी कि आज ना ही आती तो अच्छा होता। माँ ने मना भी तो किया था। माँ बोली थी
बेटा आज मत जा, देर भी हो गई है और आज मौसम भी खराब है। पर नित्या कहाँ मानी। उसे एक भी दिन की छुट्टी जो नहीं करनी थी। पर अब वो पछता रही थी कि काश उसने माँ की बात मान ली होती। अपने फैसले को कोसते हुए और पश्चाताप करते हुए वो जैसे तैसे स्कूटी लिए चल ही रही थी कि अचानक उसे सामने कोई दिखाई दिया। मन ही मन उसने सोचा कि ऐसे अकेले किसी से बात करना सही रहेगा या नहीं, पर मरती क्या ना करती। भगवान का नाम लिया और उसके तरफ कदम बढ़ा लिए। जैसे ही उसके समीप पहुंची और उस लड़के ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। लगभग 24-25 साल का लड़का था। नित्या को देखते ही बोला, अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। क्या भूत? नहीं। नित्या हंसने लगी और बोली, नहीं मैं भूत नहीं हूँ। उसने भी बोला, मैं मजाक कर रहा था। मेरा नाम आरुष है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप बताओ कि आप कौन हो। नित्या है मेरा नाम। वो आरुष के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली। रात के अंधेरे में भी आरुष के चेहरे पर एक अलग सा तेज था, पर उसने उसे नज़रअंदाज किया और थोड़ी सहज हो गई। और आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? डर नहीं लगता तुम्हें भूतों से? चुप करो, डराओ मत। भूत वूत कुछ नहीं होता। कमाल करती हो, भूत नहीं होता तो डर किससे रही हो? डर नहीं हूँ, वो अपने डर को छुपाते हुए बोली। वैसे आपको क्या लगता है, होते हैं भूत प्रेत? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मुझे ही देख लो। क्या आप भूत हो? नित्या अजीब तरीके से बोली। रिलैक्स, मैं देख रहा था तुम डरती हो या नहीं। इससे एक बात तो साफ हो गई, आप भी मानती हो कि भूत होते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ भला? ठीक है, सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। तुमने ये तो बताया ही नहीं तुम कर क्या रही हो इस जगह पर। मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, वहीं जा रही थी कि मेरी स्कूटी ख़राब हो गई। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी पैदल? मैं तो टहलने आया था। टहलने? इस डरावने जंगल में, वो भी अकेले? हाँ, हमें डर नहीं लगता, और मेरा घर भी तो यहीं है, जंगल में। क्या जंगल में? पर जंगल में तो कोई घर नहीं है। जाने दो, मजाक कर रहा होगा, वैसे ही पागल लगता है थोड़ा। नित्या ने मन ही मन सोचा। उसे आरुष की बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस वो जल्द से जल्द कॉल सेंटर पहुंचना चाहती थी, और अकेले जाने से अच्छा उस पागल की बातों को सुनना उसे ज़्यादा सही लग रहा था। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अकेला हूँ, बस तलाश है किसी की। वो अधूरी रह गई। अधूरी? हाँ, अभी तक मिली कहाँ मुझे। ओह ठीक है, मैं यहाँ से मुड़ने वाली हूँ, आज बहुत लेट हो गया है। बाय। ओके बाय, मैं भी जाता हूँ वापस अपने घर, कल शायद फिर से मुलाकात हो जाए। नित्या उसे बाय बोलकर सीधे ली गई। घर आकर चुपचाप सो गई और फिर अगली सुबह अपनी स्कूटी सुधरवा कर आई। आते समय उसके दिमाग में बस आरुष घूम रहा था। नित्या जंगल के दोनों तरफ ध्यान से देख रही थी, पर वहाँ कोई घर उसे नजर नहीं आया। वहाँ तो दोनों ओर बस घना जंगल और एक जगह शमशान घाट था, बस। फिर आयुष ने ऐसा क्यों बोला था कि उसका घर इसी जंगल में है? यही सोचते हुए वो अपने घर पहुंच गई। अगले कुछ दिनों तक उसे आरुष नहीं दिखाई दिया। एक दिन वो काम कर रही थी कि उसे प्यास लगी, तो वो पानी पीने वाटर कूलर के पास गई। उसने बाहर नजर दौड़ाई तो उसने देखा बाहर कोई खड़ा था। चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो आरुष था। आरुष उसी की तरफ देख रहा था। आज इसके पास कॉल्स कम थे। उसने सोचा बाहर जाकर ही पूछ आती हूँ कि आखिर आरुष यहाँ क्या कर रहा है। आरुष, आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी आधी रात को? कुछ नहीं, सोचा तुमसे मिल लूँ। इतनी रात गए? और आपको कैसे पता कि मैं आ जाऊँगी पानी पीने बाहर? किसने कहा कि मैं सिर्फ आज आया हूँ? तो पहले भी आए हो? हम जिस दिन से मिले हैं मैं उस दिन से रोज़ आता हूँ। क्या रोज़? पर क्यों रोज़? अपनी इकलौती और नई दोस्त से मिलने। इकलौती दोस्त? हाँ, पुराने तो याद नहीं, पर अभी तो बस तुम ही हो मेरी दोस्त। याद नहीं मतलब? कितने सवाल करती हो, छोड़ो भी सब। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के कोई दोस्त ना हो और पुराने कोई भी दोस्त याद नहीं हो। क्या
कैसे आरुष को कुछ हुआ था क्या कि उसकी याददाश्त चली गई? उसके घर वालों के साथ कुछ हुआ होगा। क्या वो अकेला है? वाकई उसका कोई नहीं? आपके घर या रिश्तेदार में तो कोई होगा ना? बताया ना कोई नहीं है, बस तुम हो मेरी दोस्त। और प्लीज़ 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 अब कोई दोबारा सवाल मत पूछना। हाँ अच्छा, तो तुम हमसे मिलने आया करोगी 12 बजे के बाद इसी जगह? पर 12 बजे के बाद ही क्यों? जब मैं यहाँ के लिए आऊँ तब भी तो मिल सकते हो ना? जब मैं वापस जाऊँ सुबह तब भी? मैं तो उसी रास्ते से आती हूँ ना। मैं इतने वक्त अपनी आशियाने से निकल नहीं सकता। पर तुम तो अकेले हो। फिर पूछा तुमने, वो भी इतना सारा? नफरत है मुझे दिन से, सूरज से और रोशनी से। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके, अब मुझे जाना होगा। बाय बाय, मिलते हैं जल्द। नित्या वापस अंदर आ गई और आरुष का स्वभाव, बातें और अंदाज उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर नित्या सब कुछ नज़रअंदाज कर रही थी। अगले दिन उसी समय उसने सोचा कि क्यों ना जाकर देखा जाए कि आरुष वहाँ पर है या नहीं। जब नित्या वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि आरुष सचमुच वहीं पर था। आरुष से थोड़ी बात की और फिर वो अपने काम पर लग गई। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा और अब वो अच्छे दोस्त बन गए थे। आरुष का व्यक्तित्व थोड़ा अलग तो था, पर नित्या ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, नित्या आरुष से बात कर रही थी, तभी नित्या के साथ ही काम करने वाले उसका एक दोस्त वहाँ का आ गया, वेद। अरे नित्या, तू यहाँ क्या कर रही है अकेली? अकेले? कुछ ही बोलता है तू, मैं तो आरुष से बात कर रही हूँ। नित्या ने आरुष की तरफ देखते हुए बोला। कौन आरुष? कोई नहीं है यहाँ पे तो। तुझे आरुष दिखाई नहीं दे रहा? कैसा मजाक कर रहा है? नित्या ने फिर आरुष की तरफ देखा और उसे आरुष वहाँ नजर नहीं आया। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया और नित्या एकदम पसीना पसीना हो गई। अब उसे आरुष की सारी बातें याद आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरुष अचानक कैसे गायब हो गया और वेद को आरुष क्यों नहीं दिखा, जबकि आरुष तो उसके साथ ही खड़ा था। क्या हुआ, इतनी डर क्यों रही हो? सच सच बता, तू क्या कर रही थी अकेले? तेरी तबीयत तो सही है ना? मैं पानी पीने वाटर कूलर के पास आया तो देखा तू अकेले यहाँ पर खड़ी है, तो मैं पूछने आया। तुझे सच में कोई नहीं दिखा? नहीं नित्या, यहाँ सिर्फ तू थी अकेली, इसलिए तो मैं आया। नित्या ने वेद को सारी बात बताई, कैसे वो आरुष से मिली और उनके बीच क्या बात हुई। वेद को समझते देर नहीं लगी कि आरुष कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा है, और अब दोनों को ही डर लगने लगा। तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? जब उस भूत ने तुझे इतना कुछ कहा तो फिर भी नहीं समझी? मुझे अजीब सा लग तो रहा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आरुष को देखकर लगा ही नहीं कि वो कोई इंसान नहीं है। पहले तो अंदर चल जल्दी। अब वेद और नित्या जैसे ही अंदर जाने के लिए पलटे, हवा के तेज झोंके आने लगे और धूल चारों तरफ फैल गई थी। उन्हें कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से भेड़ियों की आवाज़ भी आने लगी थी। उनका डर और बढ़ता जा रहा था और दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। वे बस जल्द से जल्द अंदर जाना चाहते थे, पर हवा के झोंके उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। थोड़ी देर बाद माहौल ठीक हो गया। उसने कदम आगे बढ़ाया कि देखा आरुष उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसका सफ़ेद शर्ट खून से सना हुआ और चेहरे पर कोई जख्म, सिर पर भी गहरी चोट जिससे खून निकल रहा था। धीरे धीरे खून गायब हो गया और अब बस घाव दिख रहे थे, सड़े गले गहरे, जैसे काफ़ी समय हो गया हो। फिर अचानक आरुष गायब हो गया। नित्या और वेद जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, आरुष फिर से उनके सामने आ गया, पर इस बार वो डरावना नहीं दिख रहा था। जैसा वो नित्या से मिला करता था वैसा ही। नित्या, तुम तो मेरी दोस्त थी ना, फिर इस तरह अपने दोस्त से भाग क्यों रही हो? मैं तुम अपनी दोस्त से बढ़कर मानता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी भर साथ रहो। शादी कर लो मुझसे। तुमसे शादी? हाँ, मुझसे, और जल्द ही। नहीं। आरुष को गुस्सा आया और आरुष फिर से अपने डरावने रूप में आ गया। तुम मुझे मना कर रही हो? मुझसे बच सकती हो तो बच के दिखाना। आरुष जोर जोर से हंसने लगा।
वेद आरुष को समझाने के लिए आगे आया, तभी एक तेज झोंके ने उसे उड़ा दिया और वो एक पेड़ से जा टकराया। नित्या भागती हुई उसके पास गई। तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना वेद? वेद को पीठ पर जोर से लग गई थी और वो दर्द से कराह रहा था। नित्या ने उसे सहारा देकर उठाया और तब जाकर वो उठ पाया। नित्या आरुष से विनती करने लगी कि वो उन्हें छोड़ दे, पर आरुष जिद पर अड़ा था और एक ही शर्त पर उन्हें जाने देगा, ये उसने बोला, अगर वो उससे शादी कर ले। जैसे तैसे वो घड़ी आई जब आरुष को जाना पड़ा और उसके जाते ही वो बोल कर गया कि जवाब सोच कर देना, जल्द मुलाकात होगी। नित्या और वेद कॉल सेंटर में पहुंचे और उन्होंने तय किया कि अब वो दोनों ही ये जॉब छोड़ देंगे, जिससे नित्या को इस रास्ते का सामना नहीं करना पड़ेगा और वेद दोबारा इस मनहूस दिन का सामना नहीं करना चाहता था। वेद भी बहुत डर गया था। सुबह होते ही दोनों निकल पड़े अपने अपने घरों की ओर। सुबह का समय था और चारों तरफ रोशनी छाई हुई थी। कुछ गाड़ियां भी आती जाती दिख रही थी। फिर भी नित्या के मन में डर था। उसे दिन के उजाले में भी सड़क से गुजरने में डर लग रहा था। जब वो उस जगह पहुंचने वाली थी जहां उसने पहली बार आरुष को देखा, उसने अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा ली क्योंकि वो दोबारा उस जगह को नहीं देखना चाहती थी। नित्या घर पहुंची और उसने सारा सामान फेंका और सीधा रूम में गई। वो असमंजस में थी कि घर वालों को सब बताए या नहीं। फिर उसने सोचा कि अब तो छोड़ ही दिया है कॉल सेंटर, तो उस जगह से आना जाना तो रहेगा नहीं। घर वालों को बताएगी तो उनको और चिंता होगी। उसने माँ को बताया कि उसने कॉल सेंटर की जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि अब उसे वो जॉब पसंद नहीं और अब वो कुछ और करना चाहती है। लगभग आधी रात को जब नित्या सो रही थी, कुछ गिरने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने उठकर देखा तो उसकी फ़ोटो फ्रेम नीचे गिर गई थी और कांच के टुकड़े ज़मीन पर फैले हुए थे। नित्या ने खिड़की की तरफ देखा और खिड़की भी अच्छे से लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे गिरा। उठी और उसने कांच को समेटा और फेंकने के लिए बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि उसके हाथ से कांच के टुकड़े छूट गए और डर की वजह से उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने देखा आरुष उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने। उसने कदम पीछे बढ़ाए पर आरुष उसके पास आने लगा। नित्या उससे विनती करने लगी, मुझे बख्श दो, कि क्या बिगाड़ा है मैंने? चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, वरना मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी दुनिया में बुला लूँगा, मार डालूँगा तुम्हें। तभी बाहर से नित्या की माँ की आवाज़ आई। नित्या दौड़ के गई और दरवाज़ा खोला और अपनी माँ से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों डर रही हो? इतना सो कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, आरुष वहाँ। कौन आरुष? कोई नहीं है वहाँ पर। पहले तो रूम में चल और आराम से बैठ, पानी पी ले, फिर बता क्या हुआ। नित्या ने माँ को सारी बात बताई और अब उसकी माँ को भी थोड़ा डर लगने लगा था। तभी माँ को एक पंडित जी का स्मरण हुआ। पंडित जी सालों से उनके गांव के मंदिर में पुजारी का काम कर रहे थे। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और इस तरह के मामलों में भी लोगों की मदद करते थे। पंडित जी ने माँ को काली जी का रक्षा सूत्र दिया। शायद इसलिए आरुष उनके आते ही चला गया था। माँ ने ये बात नित्या को बताई और उसे समझाया कि डरो नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन सुबह ही दोनों पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने सारी बात सुनी और आरुष के बारे में नित्या से छोटी सी छोटी बात पूछी और फिर ध्यान करने लगे। पंडित जी ने उनको बताया कि आरुष एक अतृप्त आत्मा है। उसकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा उसी जगह भटकती थी जहां उसने दम तोड़ा था। पर नित्या का पीछा करते हुए आरुष उनके घर तक आ पहुंचा है। जिस समय दुर्घटना हुई थी तब आरुष विवाह हेतु कन्या देखने जा रहा था। मृत्यु के बाद वो सब कुछ भूल गया और उसे बस यही याद रहा कि उसे शादी करनी है और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा भटक रही है। नित्या वो पहली लड़की है जिसने आरुष से बात करी, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ गया है। पंडित जी कुछ तो उपाय करिए, हमें बचाइए। हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी है, पर इसके लिए पहले नित्या बेटिया का विवाह करवाना होगा, क्योंकि जब तक ये कुंवारी रहेगी आरुष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? कोई और उपाय नहीं है क्या? नहीं। नित्या और माँ पंडित जी से मिलकर वापस आए।
दोनों काफ़ी परेशान थे कि क्या करे और कैसे करे। तभी नित्या के पिता के डॉक्टर वहाँ आए। डॉक्टर ने परेशानी का कारण पूछा तो माँ ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें नित्या पहले से ही पसंद है। अगर उन्हें एतराज़ ना हो तो नित्या का विवाह उनके इकलौते बेटे प्रमोद से करवाना चाहिए। नित्या की माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और पहले उनकी कोर्ट में शादी हुई और आरुष की आत्मा की शांति के लिए पूजा करी गई और फिर दोनों ने एक साथ धूमधाम से शादी करी। प्रमोद की जॉब दूर थी, इसलिए नित्या को भी उसके साथ जाना पड़ा। नित्या के माँ पापा को उसके ससुर ने अपने यहाँ ही बुलवा लिया था, जिससे दोनों परिवार एक साथ रह रहे थे और नित्या के पापा का इलाज भी हो रहा था। प्रमोद भी काफ़ी समझदार है, नित्या का हर तरह से ख्याल रखता है। शादी और पूजा के बाद से आरुष की आत्मा ने कभी परेशान नहीं करा, पर आज भी जब नित्या आरुष नाम सुनती है तो उसकी रूह कांप जाती है और वही सब याद आता है। नित्या, नित्या कहाँ खोई हो? किस सोच में डूबी हो? प्रमोद ने बोला। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या फिर से उसी आत्मा के बारे में सोचने लगी? अब भूल भी जाओ, वो सब कब का गुजर चुका है। इतना सोचोगी तो वो सब सच में आ जाएगा। क्या? अरे तुम तो डर गई, मैं तो मज़े ले रहा था तुम्हारे। तुम भी ना। चलो अब रात हो गई है, सो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।